आप सभी का इतिहास जाने और सफलता पाएं के चैनल में स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी आज का अध्याय है, जो भी आज का पाठ है, उसको पूरा ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको समय पर अन्य जो कार्यक्रम है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। आज के आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे, जो पिछला अध्याय था उसका द्वितीय भाग आपको आज हम बताएंगे, जिसमें लॉर्ड क्लाइव के बारे में आपको बताया जाएगा और लॉर्ड क्लाइव का समय में जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसके बारे में डिटेल बताने का प्रयास होगा। पहले हम शुरू करेंगे लॉर्ड क्लाइव के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लॉर्ड क्लाइव के वजह से ही भारत में, उत्तरी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी और लॉर्ड क्लाइव ने भरपूर प्रयास किया कि वह भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करे। और यह कार्य उसने, लॉर्ड क्लाइव ने अपने दो भाग में किया, जिसको कहा था लॉर्ड क्लाइव का प्रथम गवर्नरी का कार्यकाल, जो 1757 से 1760 ईस्वी तक था, और दूसरा गवर्नर काल जो 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड क्लाइव का थोड़ा सा आप जान लें कि 1725 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव का जन्म हुआ था और ये बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। 19 वर्ष की आयु में वह ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में भर्ती होकर भारत की भूमि पर आया, लेकिन इसका मन लेखकीय कार्य में, क्लर्क के कार्य में नहीं लगा। यह सेना कार्य में रुचि रखता था, इसलिए शीघ्र ही अपना कार्य सैनिक सेवा में बदल दिया। सैनिक सेवा में भर्ती हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के और अपने कार्यों से तरक्की करते करते वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना के सेनापति बन गया। अब जब उसने 1757 के प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की, 1765 के बक्सर के युद्ध में भी विजय प्राप्त की, उसके बाद उसे भारत के जो प्रशासन तंत्र था उसका गवर्नर के रूप में भी इसने काम किया सेनापति के साथ साथ। इसलिए इसके कार्य को यदि हम देखा जाए तो दो भाग में बांटते हैं। पहले क्लाइव का प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक का, फिर दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 1767 ईस्वी का। तो पहले कार्यकाल में देखें कि लॉर्ड क्लाइव ने क्या क्या काम किया। सबसे पहला काम किया कि बंगाल पर लॉर्ड क्लाइव ने प्रभुत्व स्थापित किया। वह किस रूप में किया? उसने 1757 के युद्ध के बाद बंगाल में मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया और इस मीर जाफर ने अंग्रेजों को अत्यधिक मदद की, जैसे आर्थिक लाभ दिया, प्रत्येक अधिकारियों को उसने उपहार और प्रचुर धन दिए। इतना ही नहीं, उसने अपने 24 परगने की जागीर भी कंपनी को सौंप दी, जिससे कंपनी को 1,50,000 पाउंड वार्षिक की अतिरिक्त आमदनी होने लगी। दूसरा जो कार्य लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया वह बिहार में सोने के सोरा के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त किया इसने। सोरा एक ऐसा पदार्थ है जिसके वजह से, विस्फोटक पदार्थ है जिसकी वजह से तोप के गोले और गोलियां बनाई जाती थी, उसमें सोरे का प्रयोग होता था। यह महत्वपूर्ण एक एलिमेंट था। यह उसने बंगाल के नवाब से प्राप्त किया। इस रूप में प्राप्त किया कि बंगाल का नवाब से बराबर धन की मांग करते रहने के कारण वह इस धन को मांग को पूरा नहीं कर पाया और इस धन के मांग के पूरा करने के क्रम में अपने दीवान राय दुर्लभ के साथ और बिहार के उप गवर्नर रामनारायण के साथ उसका संबंध खराब हो गया। इस संबंध के खराब होने से व्यवस्था बिगड़ने लगी। तब क्लाइव ने मध्यस्थता की और रामनारायण, राय दुर्लभ और नवाब के बीच उसने समझौता करा दिया और इस समझौता के बदले में उसने बिहार में सोने के व्यापार पर अधिकार प्राप्त किया। इस तरह देखा जाए कि कंपनी के हित में क्लाइव ने एक अच्छा कार्य किया कि पूरे बिहार प्रांत में सोने के व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई इस क्लाइव के वजह से। तीसरी बात उसने की कि अली गौहर को उसने पराजय दी। 1759 ईस्वी में मुगल सम्राट के पुत्र अली गौहर ने अवध के नवाब सुहेदौला से भेंट की और उसकी सहायता मांगी कि बंगाल पर उसका अधिकार करने की इच्छा है, और इस इच्छा के लेकर के वह पटना की तरफ चला। पटना के बहुत से असंतुष्ट जमींदारों ने अली गौहर की मदद की, लेकिन तभी पटना में अंग्रेजी सेना क्लाइव के नेतृत्व में आ गई और इस सेना को आते ही
अली गौहर को पीछे हटना पड़ा और वापस दिल्ली चला गया। इस तरह बंगाल पे आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित किया क्लाइव ने। और इतना ही नहीं, जितने भी पटना में असंतुष्ट जमींदार थे सबको उसने दमन किया, सबको उसने दंडित किया। इसके अलावा उसने डचों को भी पराजित किया। घटना ऐसी होती है कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए सिंचुरा के डचों को पत्र लिखना शुरू किया और वो चाहता था कि सिंचुरा के डच अंग्रेजों को बंगाल से भगाने में उसकी मदद करें। इस बात की खबर क्लाइव को लग गई तो क्लाइव ने सेना सहित सिंचुरा पर आक्रमण कर दिया और डचों को पराजित किया। इसके बाद से डच कभी भी अपने अंग्रेजी शक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र में कहीं शामिल नहीं हुए। इस तरह क्लाइव का प्रथम कार्यकाल समाप्त होता है, उसे फिर वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। इस बीच बंसी टाट जैसे कुछ गवर्नर रहे जो असफल रहे। फिर दोबारा 1765 में क्लाइव को पुनः गवर्नर बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भेजा गया कार्य करने के लिए। इस अपने 1765 से 1767 के काल में क्लाइव ने अनेक महत्वपूर्ण समझौते किए। सबसे पहले कभी जो 1765 का बक्सर का युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद उसने सबसे पहले आकर के अवध के नवाब के साथ एक संधि की। इस अवध के नवाब के साथ संधि जो है 17 अगस्त 1765 में की गई। इसके अंतर्गत संधि के अंतर्गत कहा गया कि संधि जो युद्ध हुआ उसके हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया नवाब देंगे, अवध के नवाब देंगे और कड़ा और मानिक पर और इलाहाबाद के जिले को छोड़ करके बाकी जगहों पर केवल अवध के नवाब का अधिकार रहेगा। दूसरा, उसने इसी क्रम में एक रक्षात्मक संधि और अनाक्रमण संधि भी की, जिसके अनुसार यह तय किया गया कि जब भी अंग्रेजों को सैनिक सहायता की आवश्यकता बढ़ेगी वह अवध के नवाब उसे निःशुल्क अपनी सेना की सहायता देंगे, लेकिन जब नवाब की सीमाओं की रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेज सैनिक जब उनके सीमा की रक्षा के लिए जाएंगे तो नवाब को उसका शुल्क देना होगा। इस तरह चालाकी से क्लाइव ने अवध को मराठों और अंग्रेजों के बीच जो है मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट के रूप में स्थापित कर लिया। अगली बात जो उसने की दूसरी, शाह आलम के साथ संधि की। जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, उसके साथ भी क्लाइव ने एक संधि की। इस संधि में कहा गया, इस संधि में सम्राट के साथ बड़ी नरमी बरती गई। सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद का जिला देने के साथ ही 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की भी बात कहेगी। और इतना ही नहीं, इसके दी गई और इसके बदले में शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी वसूलने का अधिकार, यानी जो भूमि कर है वसूलने का अधिकार दे दिया। इस तरह आमदनी का एक अच्छा लीगल रूप से, वैधानिक रूप से बंगाल के आमदनी के स्रोत का अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। इसके अलावा, इन संधियों के अलावा लॉर्ड क्लाइव ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए। जैसे कर्मचारी जो भी उपहार लेते थे लोगों से, उस उपहार का विवरण देने के लिए उसने एक प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी बनाई। उनके सामने अपने उपहार का विवरण उनको रखना पड़ता था और यह कमेटी उसकी समीक्षा करती थी। उसने दूसरा काम किया कि कर्मचारी जो कंपनी के थे अपना निजी व्यापार करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ, उन निजी व्यापार पर इसने रोक लगा दिया। क्लाइव चाहता था कि कर्मचारियों का वेतन भी बढ़े, क्योंकि उसका मानना था कि वेतन कम होने के कारण ही कर्मचारी जो है घूस लेते हैं, इसलिए वो वेतन बढ़ाने की इच्छा रखता था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसने वेतन बढ़ाने से मना कर दिया। तब इसने क्या किया क्लाइव ने कि सुपारी, तंबाकू और नमक, इनके व्यापार का एकाधिकार एक समिति को बनाकर दे दिया और उससे इस व्यापार से जो लाभ होता था उस लाभांश को पद के अनुसार कंपनी के अधिकारियों में बांटा जा रहा था। एक काम और उसने किया लॉर्ड क्लाइव ने, एक लॉर्ड क्लाइव फंड की व्यवस्था की। इस फंड में से जो सेवा काल में मृत कर्मचारी होते थे उनको इस फंड के द्वारा सहायता दी जाने लगी। चौथा उसने कार्य किया, सैनिक सुधार भी किया। बंगाल में युद्ध काल में सैनिकों को दोहरा वेतन देने की प्रथा थी, लेकिन जब मीर जाफर नवाब बना तो यह भत्ता, दोहरा भत्ता शांति काल में भी दिया जाने लगा, जिसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी उसने बंद करने के लिए आदेश दिया 1763 ईस्वी में। लेकिन धीरे धीरे करके 1766 में
क्लाइव ने इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया कि अब दोहरा व्यवस्था नहीं दिया, दोहरा भत्ता नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक ही भत्ता मिलेगा। और इस कार्य को करने से क्लाइव के विरुद्ध हो गए बहुत से सैनिक, लेकिन इसने इस विरोध को दृढ़ता के साथ दबा दिया। अब जो सबसे बड़ा काम किया क्लाइव ने, वह बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था या दोहरा शासन प्रणाली की स्थापना की। अब आप इसको थोड़ा विस्तृत रूप से जान लें कि दोहरा शासन व्यवस्था क्या है। 1765 ईस्वी में मीर जाफर के मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को शासक बनाया, गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन नाबालिग था, इसलिए उसकी सहायता के लिए बंगाल में एक उप नवाब मोहम्मद रजा खां रखे गए, और इसी तरह बिहार में सीताब राय को उप नवाब बनाया गया सहायता के लिए। 1765 में नवाब और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के बाद निजामत अर्थात सैन्य प्रबंध तथा न्याय का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से जो दीवानी का अधिकार प्राप्त थी, यानी लगान वसूलने का अधिकार भी उसके पास था, अब यह सैन्य रखने और न्याय कार्य करने का भी अधिकार प्राप्त हो गई। बाकी बचा हुआ कार्य, जिसमें सामान्य शांति व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था थी, यह नवाब को करना था। इस कार्य के लिए नवाब को 53 लाख रुपया वार्षिक देना निश्चित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बाद में यह राशि घटा करके 32 लाख रुपया कर दी गई। इस प्रकार क्लाइव ने दोहरा शासन व्यवस्था बंगाल में लागू किया, यानी दीवानी वसूलने का काम, निजामत यानी सेना रखने का काम और न्याय का काम अपने हाथ में रखा। बाकी शांति व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का काम उसने बंगाल के नवाब को दे दिया। ये दोहरा शासन प्रबंध क्यों लागू किया, इसका क्या कारण था, यह आप अगर विचार करें तो देखेंगे कि कंपनी इस समय संपूर्ण अधिकार लेना समझती थी। क्लाइव समझता था कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लेगी तो उसका आमदनी उसकी कम हो जाएगी और उत्तरदायित्व बढ़ जाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार के द्वारा लाभ कमाने आई थी, गंवाने नहीं आई थी। दूसरी बात थी, दूसरा कारण था कि कंपनी के पास इतने योग्य कर्मचारी नहीं थे पर्याप्त संख्या में, जो बंगाल की पूरी शासन व्यवस्था को संभाल पाते। अगर वह ऐसा एकाएक कर लेता तो इस शासन व्यवस्था को संभालने में ईस्ट इंडिया कंपनी को कठिनाई होती। तीसरी बात थी कि क्लाइव यह दिखाना चाहता था कि उसने बंगाल पर पूरा अधिकार नहीं किया है, बल्कि अभी भी बंगाल पर नवाब का ही अधिकार है, जिससे विदेशी शक्तियाँ यह न जाने कि अंग्रेजों ने बंगाल को हथिया लिया है। और चौथी बात थी कि जो कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, वह भी चाहती थी कि समस्त शासन भार लेने के पक्ष में नहीं थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा के अनुसार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मंशा के अनुसार क्लाइव ने दोहरा शासन व्यवस्था लागू किया, जिससे कंपनी अगर पूरा शासन व्यवस्था ले लेती तो संसद को, इंग्लैंड के संसद को उसमें हस्तक्षेप की भी संभावना थी। अब देखिए इस द्वैध शासन प्रणाली का क्या लाभ हुआ। द्वैध शासन प्रणाली के लाभ में आप देखिए कि अंग्रेजी कंपनी को शासन भार से मुक्ति मिल गई। अब केवल आधा काम, जो मुख्य काम था लगान वसूलना, सेना रखना, ये तो रह गया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। लेकिन स्थानीय व्यवस्था जो है, पुलिस की व्यवस्था है, शांति की व्यवस्था है, ये नवाब के पास हो गई, जिससे कंपनी को शासन करने के, स्थानीय शासन का भार से उसको मुक्ति मिल गई। दूसरी बात क्या हुई, विदेशियों की ईर्ष्या से छुटकारा मिल गया। इस व्यवस्था के कारण, दोहरी व्यवस्था के कारण जो विदेशी शक्तियाँ थीं वह यह नहीं जान सकी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही वास्तविक शासक है, और इससे उनको विदेशियों की ईर्ष्या से छुटकारा मिली। कंपनी के तीसरी जो बात हुई कि कंपनियों को उद्देश्य की पूर्ति हो गई। यह एक लाभ था। कंपनी तो चाहती थी कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो, क्योंकि वह व्यापारिक कंपनी थी और बंगाल पे उसका परोक्ष रूप में अधिकार भी हो। इस व्यवस्था से दोनों उसकी इच्छाएं पूरी हो गई। लाभकारी चीज़ें इसके हाथ में थी, यानी दीवानी वसूलने का अधिकार इसके हाथ में था, और सुरक्षा भी इसके हाथ में थी, सेना इसके हाथ में थी। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन का काम था वह नवाब के हाथ में था। इसलिए कंपनी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई, लाभ भी मिलता रहा और कंपनी पर परोक्ष रूप से उसका अधिकार भी बना रहा। अब द्वैध शासन प्रणाली का दुष्परिणाम या हानि देखें तो सबसे पहला प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न हो गया। कैसे हो गया? अब
बंगाल की प्रजा पर दो लोग शासन करने लगे। एक तो कंपनी के कर्मचारी अपना शासन करते थे, दूसरा नवाब के अधिकारी भी शासन करते थे। तो बंगाल की जो जनता थी वह दोहरे प्रशासन से परेशान हो गई। दूसरी बात, ये कृषि व्यवस्था का ह्रास हो गया। इस व्यवस्था के कारण बंगाल की कृषि व्यवस्था, जो कभी धान का कटोरा बंगाल कहा जाता था, धान की उपज वहाँ अच्छी हुई थी, इस व्यवस्था के कारण कृषकों पर शोषण बढ़ा और किसानों ने खेती पर ध्यान कम दिया, जिससे कृषि व्यवस्था का धीरे धीरे नुकसान होने लगा। तीसरी बात है कि इसी व्यवस्था का व्यापार वाणिज्य का भी विघटन हो गया, क्योंकि सारा ध्यान अब लोगों का प्रशासन की तरफ लग गया और इस प्रशासन में लग जाने के कारण व्यापारी के रूप में जो यहाँ के अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वह व्यापारी के रूप में व्यापार नहीं करते थे, बल्कि जबरदस्ती अधिकारी के रूप में व्यापार करते थे, जिसके कारण स्थानीय कुटीर उद्योगों का नुकसान हुआ और ये व्यापार वाणिज्य का विघटन होने लगा। उद्योगों की दक्षता में भी नुकसान हो गया, क्योंकि जबरदस्ती जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे अब एक अधिकार के मद में थे, अधिकार के घमंड में थे, इसलिए जबरदस्ती यहाँ व्यापार करना चाहते थे लोगों से, लोगों के बिना मन के व्यापार करने के जबरदस्ती व्यापार करते थे, जिससे उद्योगों की दक्षता में नुकसान हुआ। इस तरह देखा जाए तो द्वैध शासन प्रणाली बहुत ही हानिकारक रही और यही कारण था कि 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आया तो उसने इस दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस तरह आप देखते हैं कि क्लाइव का जो दोनों शासनकाल था वह किस तरह भारत में प्रभावी रहा। एक तरह से कहा जाए तो क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जा सकता है, इनके कार्य को देखते हुए। अब इस पूरे अध्याय पे छोटे प्रश्न बनते हैं, उन पर भी थोड़ा विचार कर हमने। पहला छोटा प्रश्न बनता है कि क्लाइव का जन्म कब हुआ था, तो आप इसके उत्तर में बता सकते हैं क्लाइव का जन्म 1725 ईस्वी में हुआ था। बक्सर युद्ध के बाद अवध के नवाब के साथ कब संधि की गई, तो आप इसके उत्तर में कह सकते हैं कि 17 अगस्त 1765 को अवध के नवाब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक संधि हुई। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी अंग्रेजों ने किससे प्राप्त की, तो इसका उत्तर है कि सम्राट शाह आलम से 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। चौथा प्रश्न बन सकता है कंपनी को निजामत का अधिकार किससे प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ, तो निजामत का अधिकार ये अगस्त 1765 में बंगाल के नवाब नजीब-उद-दौला के साथ संधि करके निजामत का अधिकार प्राप्त किया अंग्रेजों ने। और अगला प्रश्न पांचवा बन सकता है कि दोहरा शासन व्यवस्था कब शुरू हुआ, तो निश्चित तौर से इसका उत्तर है कि 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था या डायरची शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ। अब छठवां प्रश्न बन सकता है कि यह दोहरा शासन प्रणाली कब खत्म हुआ, तो इसका उत्तर है कि 1772 में तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने इस दोहरे शासन व्यवस्था को समाप्त किया और कंपनी सीधे अपने बंगाल के प्रशासन के अधिकार को अपने हाथ में ले लिया। आज का लेसन यही समाप्त हुआ है। धन्यवाद। कल हम अगले अध्याय में आगे की चर्चा करेंगे।